जब मैं अपने देवर के बच्चे को दूध पिलाती तो देवर मेरी बगल में आकर बैठ जाता। मैं शर्म के मारे उससे कुछ भी ना कहती क्योंकि देवर दिखने में बड़ा ही हैंडसम था और देवर बच्चों को दूध पिलाने के बदले मुझे महीने का 50,000 दिया करता, जिससे मैं बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन एक रात देवर का बच्चा बुखार से बहुत रोने लगा। उसे दवाई भी दी लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस रात देवर मेरे कमरे में आया और कहने लगा, इनको इस कमरे में सो जाओ। मैं भी चुपचाप देवर की बात को मान ली और उस वक्त मेरे होश उड़ गए। जब मैं देवर के बच्चे को दूध पिलाने के लिए बिस्तर पर बैठी तो देवर भी मेरी बगल में आकर बैठ चुका था। वो चमकती आंखों से कहने लगा, मैं काफी दिन से तरसा हुआ हूँ, क्या तुम मुझे दूध पीने दोगी? अगर आज तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हें इसके बदले पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। इतनी बड़ी कीमत सुनकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। देवर भी देखने में बड़ा ही ताकतवर था। मैं ये मौका हरगिज़ गंवाना नहीं चाहती थी। मेरे जज्बात जब मचलने लगे क्योंकि शोहर के साथ वो सब किए हुए मुझे काफी अरसा हो चुका था। इस रात मैं अपने आप पर काबू ना पा सकी और तुरंत लाइट बंद करते ही बच्चे के साथ ही देवर को मेरे शोहर दुबई में ड्राइवर की नौकरी करते थे, जिससे उनकी महीने की तनख्वाह 10,000 थी। मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में इतने कम पैसों से गुजारा करना बड़ा मुश्किल था। मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ी ही सादगी के साथ मेरी शादी मोमिन के साथ की थी। मोमिन के परिवार में उसकी माँ और एक छोटा भाई रहा करते थे। शुरू में हम तो बहुत ही खुशी खुशी के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र और वक्त बीतता गया हमारे लिए परेशानियां बढ़ती जा रही थी। ये बात उस वक्त की है जब मैं माँ बनने वाली थी। मेरी प्रेगनेंसी को अभी 4था महीना शुरू हुआ था कि तभी हमें पता चला कि मेरे शोहर की नौकरी जा चुकी है। उसकी खबर से मैं इस वक्त बहुत परेशान हुई थी। मेरे शोहर ने मुझे काफी बार समझाने की कोशिश की कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कैसे ठीक होता? अभी तो मेरी डिलीवरी का वक्त आने वाला था और इतने सारे खर्चे कैसे अरेंजमेंट होता, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इन दिनों मेरे देवर को अच्छी जगह नौकरी मिली थी। उसने इंजीनियर की पढ़ाई की थी और उसकी सैलरी इस वक्त 20,000 थी। मेरे देवर की कमाई अब से घर का खर्च चल रहा था। मेरे शोहर ने पहले से कुछ पैसे जोड़ रखे हुए थे, मेरी डिलीवरी के वक्त आके हमें कोई परेशानी ना आए। अब मेरा शोहर दिन रात काम काज के लिए भागने लगा। बहुत जगह पर उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। सास ने उस वक्त मेरा काफी अच्छे से ध्यान रखा था। मेरी जो सास थी वो दिल की बड़ी ही नेक औरत थी। धीरे धीरे अब मेरी डिलीवरी का दिन भी नजदीक आने लगे थे और मैं बहुत सी ज्यादा अपसेट रहती थी। फिर एक दिन मैं बहुत ही प्यार से बेटी को जन्म दिया, लेकिन दुख की बात यह थी कि अभी तक मेरे शोहर को कोई भी नौकरी नहीं मिली थी। लेकिन एक बहुत परेशान हो रही थी। बच्चे के आ जाने से जिंदगी में जिम्मेदारियां और ही बढ़ने लगी थी। इसी वजह से हम दोनों मियाँ बीवी में बहुत झगड़ा होना स्टार्ट हो चुका था। मैं अपने शोहर से अक्सर कहा करती कि वो जल्दी ही कुछ कर ले। तभी मेरे शोहर भी कहने लगे कि इन्हें एक दोस्त ने कहा है कि वो दुबई जाकर ड्राइवर की नौकरी कर सकता है और बाहर भी विदेश में जो कमाई होती है वो काफी अच्छी होती है। इससे हमारे घर का खर्च आराम से हो जाएगा और बहुत कुछ हम पैसे भी जमा कर लेंगे। मुझे शोहर की बातों पे इस वक्त कही लगी क्योंकि मुंबई में इतने वक्त से मेरे शोहर की नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। अगर मिल भी जाती तो 10,000 से गुजारा करना मुश्किल होता। अब खाली हाथ बैठकर जिंदगी गुजारने का तो अच्छी बात नहीं थी, लेकिन मेरा मन नहीं था कि मैं अपने शोहर को विदेश भेजूं। अभी तो मेरे बच्चे का जन्म हुआ था, इसे भी तो अपने बाप की जरूरत थी, लेकिन पैसा ना होने की वजह से मैंने भी मजबूरी में आकर अपने शोहर को जाने की इजाजत दे दी। अब मैं मुंबई में रहकर अपने बच्चे को और दूसरी तरफ मेरा शोहर भी विदेश में जाकर दिन रात मेहनत किया करता। अब इसी तरह पूरा महीना भी बीत चुका तो मेरे शोहर ने मुझे अपनी तनख्वाह भेजी जो कि करीबन 40,000 थी। इतनी बड़ी अमाउंट देखकर हम लोग काफी खुश थे। मैंने सोचा कि चलो इससे जल्दी हमारे घर की परेशानियां खत्म हो जाएंगी क्योंकि अल्लाह ने हमारी जिंदगी का रास्ता निकाल दिया। ये मेरी गलत फहमी थी। अब मैं कुछ पैसे घर में खर्च करती और कुछ पैसे बचाकर अपने बच्चे के आने वाली जिंदगी की सेविंग करके रखने लगी थी। इधर घर में देवर सैलरी भी दिन ब दिन बढ़ने लगी थी क्योंकि वो काम करते हुए 1 साल बीत चुका था और अब महीने के पूरे 50,000 कमाता था। मेरी सास उनके बच्चों को खाना खिला रही थी कि तभी देवर भागता हुआ हमारे कमरे में आया और कहने लगा, भाभी और माँ, आप दोनों से कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। आप दोनों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। हम लोगों ने पूछा। वो कहने लगा कि एक लड़की पसंद आई है जो उसके साथ उसकी कंपनी में काम करती है। वो जल्दी से शादी भी करना चाहता है। देवर ने हमें फोन में उस लड़की की तस्वीर भी दिखाई जो देखने में थोड़ी मॉडर्न टाइप की थी।
तस्वीर देखते ही सास ने कहा, बेटा हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं और ये लड़की तुम्हारे साथ जिंदगी भर निभा पाएगी। तभी देवर कहने लगा, माँ साहब कुछ सीखने से हो जाता है, धीरे धीरे घर भी संभाल लेगी। मेरी सास जो थी वो बड़ी ही अच्छी थी। वो कहने लगी, बेटा सोच समझ कर शादी करना, क्योंकि जिंदगी भर तो साथ तुम्हारा ही वो निभा कर चलेगी, हमारा क्या, हमारी तो उम्र हो रही है। तभी देवर कहने लगा, माँ आप ज्यादा फिक्र ना करें, बस आप शादी के लिए हाँ कर दें, क्योंकि आज शाम को ही मैं उस लड़की से आपको मिलवाऊंगा और वहाँ उससे मिलने के लिए नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो शादी के सख्त खिलाफ है और अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में कराना चाहते हैं। इस पर माँ ने कहा कि बेटा कल की तारीख पर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम किससे कहेंगे। तभी देवर कहने लगा, माँ आपको ये सब सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, जब लड़की ही राजी है तो उसके माँ बाप से हमें क्या लेना देना। मेरी सास देख चुकी थी कि उसका बेटा मोहब्बत में पूरा पागल हो चुका है, उसके बाद बिल्कुल भी समझना नहीं चाहता था, इसी वजह से उन्होंने ज्यादा फोर्स नहीं किया और शाम को लड़की से मिलने की परमिशन दे दी। मैं भी घर पर पूरा काम काज करके अच्छे से संभाल ली थी। मैंने अपने शोहर को भी बताया कि रेहान एक लड़की से मोहब्बत करता है और शाम को उस लड़की से मिलवाने वाला भी है। इस खबर से मेरे शोहर भी खुश हो चुके थे। वो कहने लगे कि अच्छा है वो भी अपनी जिंदगी में अच्छे से सेटल हो जाए। इस लड़की के आने की खुशी में मैंने घर में सारे पकवान भी बनाए और जैसे ही शाम 5 बजे मेरा देवर और लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर के अंदर घूर घूर कर पूरे घर को देखने लगे। वो कुछ देर बाद देवर के कान में कुछ फूंसा फांसी करने लगी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे उसे घर का थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन मैंने ये बात मेरी सास को बिल्कुल भी नहीं बताई। उस लड़की के सामने जैसे ही मैंने पकवान रखे, कहने लगी इसमें बहुत तेल है जिससे उसका वेट बढ़ सकता है और वो डाइटिंग भी कर रही है। पहली ही मुलाकात में उस लड़की के इतने नखरे थे, मैं सोचने लगी कि आने वाले वक्त में क्या करेगी, लेकिन खैर मुझे क्या इससे लेना देना था। तभी देवर भी हंसकर कहने लगा, माँ ये सब छोड़े, आप बस लड़की देख लीजिए। इस लड़की का नाम सोबिया है। इस लड़की की माँ जी ने जब पूछा कि तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो, तभी कहने लगी, हाँ आपके बेटे से मोहब्बत करती हूँ और जिंदगी भर इसका साथ निभाना चाहती हूँ। जब माँ जी ने इसकी फैमिली के बारे में पूछा तो लड़की कहने लगी, मेरे माँ बाप थोड़े ऊंचे खानदान के हैं, उनकी सोच बहुत ऊंची है। अगर वो आपके छोटे से घर में आएंगे तो वो कभी भी शादी को स्वीकार नहीं करेंगे। आप उनके लिए फिक्र मत करें, मुझे पर छोड़ दीजिए। शादी हो जाने के बाद मैं उन्हें खुद मना लूंगी और वो यकीनन मुझे कभी भी नाराज नहीं होने देंगे। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। देवर भी इस बात पर पूरे तरीके से राजी हो चुका था। इसी वजह से माँ जी ने ज्यादा जोर नहीं दिया और तभी लड़की कहने लगी, हमें 2 दिन में ही शादी करनी है, ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। लेकिन उन दोनों की इतनी जल्दी थी कि इन्होंने कल ही शादी करने के फैसला कर लिया। तब ही मैंने माँ जी कहा कि इतनी जल्दी हम शादी की तैयारियां कैसे करेंगे, अभी तो हमारे बड़े भाई को भी नहीं बताया, तुम्हारे बड़े भाई भी तो शादी में शामिल होंगे। ये बात सुनते ही देवर कहने लगा, मैं सैंपल से शादी कर लूं, शादी करना चाहता हूँ, इतना खर्च हम लोग शादी नहीं करेंगे। इसी वजह से देवर की खुशी के आगे हम लोग कुछ ना बोल पाए और देवर ने भी कहा कि भाई जब वापस आएंगे तब वो सोबिया से मिल लेंगे, तब ही हम उससे दोबारा देवर को खुश ना बोले। मैंने अपने शोहर से को फोन के सारी बात बता दी। मेरे शोहर भी कहने लगे कि इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, इन लोगों की जिंदगी भी बतानी है, इन लोगों को ही साथ चलना है, फिर तुम क्यों फिक्र कर रही हो, और मैं जब वापस आऊंगा तो इन दोनों से मिल ही लूंगा। तब ही दूसरे दिन बड़ी सादगी के साथ देवर और सोबिया की शादी हो गई और अब बस घर की वो दुल्हन बन चुकी थी। मैंने सोचा था कि सोबिया के आने के बाद घर की जिम्मेदारी अब मुझ पर आधी हो जाएगी, क्योंकि अपने बच्चे को भी संभालना और साथ ही साथ पूरे घर को संभालना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन दूसरे दिन जब सोबिया का कमरा खटखटाया तो उसने दरवाजा ही नहीं खोला। आज उसकी पहली रस्म थी, लेकिन उसे कोई फिक्र ना थी। वो इस घर की नई नवेली दुल्हन। माँ जी ने भी बहुत बार दरवाजा बजवाया, लेकिन वो बाहर ना आए। कहने लगी कि माँ हमें सोने दे, वो बहुत ज्यादा थक चुकी है, अब भाई बोल दीजिए कुछ बनाने के लिए। जब वो उठेगी तो खुद ब खुद कुछ बना लेगी। लेकिन जब माँ जी ने रस्म के बारे में बात की तो उससे पहले ही देवर ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और माँ जी अब चुपचाप अपने कमरे में आ चुकी थी। माँ जी थोड़ी उदास हो चुकी थी। माँ जी के चेहरे का रंग देखकर अच्छे से समझ चुकी थी कि अब इन पर क्या बीत रही है, वो किस लिए परेशान हो रही है। फिर इसी तरह दोपहर का वक्त बीत चुका था। मैंने तो कुछ किचन में जाकर तुरंत नाश्ता बना लिया और मैंने माँ जी से भी नाश्ता कर लिया। कुछ देर बाद सोबिया भी नींद से उठी, नीचे आई और जोरों से कहने लगी, भाभी जल्दी से कुछ खाने को दीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ जी ने कहा, बहू लेकिन तुम्हारी आज रस्म है, आज तुम नहीं बहू को इस घर की, तुम्हें कुछ मीठा बनाना चाहिए।
किचन में जाकर फिर सोबिया कहने लगी, ये रस्म और रिवाज मुझसे नहीं होगा, मुझे तो अपने शौहर को ही वक़्त देना है। मैं रात को अपने शौहर के साथ बाहर डिनर करने के लिए जाऊंगी। सोबिया के आगे हम लोग बिल्कुल चुप हो गए। हमने तो एक लफ्ज उससे कुछ भी नहीं कहा और ना ही कोई चीज की डिमांड करते थे। रात का डिनर देवर और सोबिया बाहर से ही करके आते थे। अब इसी तरीके से उन लोगों की जिंदगी गुजर रही थी। वो दोनों सुबह ऑफिस में चले जाते और रात को सीधा बाहर से डिनर करके घर वापस आते। धीरे धीरे माँ जी ने सोफिया को कहना छोड़ दिया, क्योंकि हमें समझ आ चुका था कि सोफिया किस टाइप की लड़की है। सोफिया को इस घर में आए हुए पूरा आधा महीना बीत चुका था, लेकिन इन 2 महीनों में सोफिया ने एक बार भी एक चाय तक नहीं बनाई थी। इधर मैं परिवार के माहौल को देखकर परेशान हो रही थी कि मैं अकेली कब तक ये सब जिम्मेदारियां उठाती रहूंगी। और दूसरी तरफ मेरा शौहर मुझसे काम बात किया करता था। मैं अक्सर इन्हें कहती, वो मुझे कहते कि काम का प्रेशर ज्यादा है, इसी वजह से मुझे वक्त नहीं दे पाते। अब मैं सास को भी कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी भी उम्र हो रही थी। मैं अकेली सारा दिन घर का काम काज करती रहती और बाद में जो वक्त मिलता अपने बच्चे को देती। एक दिन तो हमें खबर मिली कि सोबिया माँ बनने वाली है। उस बात पर देवर बड़ा खुश था, लेकिन सोबिया बच्चा नहीं चाहती थी। देवर ने जब काफी समझाया तो वो उस बच्चे के लिए राजी हो चुकी थी। अब मुझ पर घर की जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ चुकी थी। मेरी दिन ब दिन हालत कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि सोबिया की भी जो जिम्मेदारी थी अब मुझ पर अकेली पर आ चुकी थी। इन दिनों मैं अपने शौहर को भी फोन करती तो वो मुझसे कम ही बात किया करता। अब उनका फोन एक हफ्ते के बाद ही आया करता। धीरे धीरे उनका रवैया मुझसे बदलने लगा था। ये देखकर मैं काफी परेशान हो चुकी थी। अब माँ जी ही मेरे बच्चे की देखभाल किया करती थी। प्रेगनेंसी के वक्त सोबिया का मूड जो था वो काफी चेंज हो चुका था। वो काफी चिड़चिड़ी टाइप की हो चुकी थी। मैं उसके लिए जो भी चीज बना देती वो इनकार कर देती। देवर भी सब कुछ अच्छे तरीके से देख रहा था। एक दिन वो मेरे पास आया और कहने लगा, आप जो हमारे सबके लिए कर रही हैं वो बहुत बड़ी बात है। आप पूरे घर को संभालती हैं, अपने बच्चे के साथ साथ मेरी बीवी का भी ख्याल रखती हैं। लेकिन भाभी बुरा मत मानिएगा, सोबिया भी प्रेगनेंसी की हालत में ऐसा कर रही है। जब वो बच्चा इस दुनिया में आएगा तो देखना वो कितनी खुश होगी और धीरे धीरे आपको भी अच्छे बदलने लगेगी। और बात सुनकर मैं देवर की सोच में पड़ गई कि काश देवर जो कह रहा है वो सच नहीं, तो आगे चलकर देवर को ही परेशानी उठानी पड़ेगी। सोबिया का जब 5वां महीना शुरू हुआ कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मैं पिछले 4 हफ्ते से लगातार अपने शौहर को फोन कर रही थी, लेकिन उसकी तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। तभी एक रात में लगातार अपने शौहर को फोन कर रही थी। जब दूसरी तरफ से फोन उठाया गया तो मैं चिल्लाने लगी। मैं अपने शौहर पर गुस्सा करने लगी थी कि लेकिन उस वक्त मुझे दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई। उस औरत की आवाज सुनकर मैं पूरी हैरान थी। मैंने जब दोबारा नंबर चेक किया तो वो मुझे मेरे शौहर का ही लगा। मैंने दोबारा उस औरत में पूछा कि तुम कौन हो और मेरा शौहर कहाँ है, तुम्हारे पास मेरे शौहर का फोन कैसे आया? तो वो कहने लगी, मैं ही मोमन की बीवी हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, तुम क्या बोल रही हो? वो कहने लगी, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मैंने तभी कहा कि मोमन को फोन, तो तभी दूसरी साइड से मुझे मोमन की आवाज आई। वो कहने लगे, मैंने सोबिया से दूसरी शादी कर ली है। यहाँ आने के बाद मुझे रबीना से प्यार हो गया था और मैंने इनसे शादी कर ली। मैंने कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक बच्चे के बाप हो। तुम इसी वजह से इतना वक्त मुझसे बात नहीं करते थे। मुझे रोज झूठ बोलते थे कि मैं तो बहुत काम करता हूँ, मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ। मैं तुम्हारी झूठी बातों पर भरोसा कर बैठी, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं जल्दी ही ये खबर जाकर माँ जी को देती हूँ। माँ जी ने अपने बेटे से बात की तो उन्होंने भी उसे डांटना शुरू कर दिया। बहुत चिल्ला रही थी, लेकिन अपने बेटे पर माँ की बातों का कोई असर न हो रहा था। वो कहने लगा, वो इंडिया वापस बिल्कुल भी नहीं आएगा और अपनी जिंदगी में बताएगा और अब इस औरत के साथ ही जिंदगी काटेगा। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। इस रात मैं बार बार उस नंबर पर कॉल लगाती रही। मैं अपने शौहर से बात करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरे नंबर को ही ब्लॉक कर दिया था। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है। मैं दिन रात यहाँ पर अपने देवर को सेवा करती थी, अपने शौहर माँ की देखभाल करती और भाई की देखभाल करती, उसके बीवी की भी। लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिला? धोखा। ये सोचकर मैं काफी टूट चुकी थी। मेरी जिंदगी अब जहन्नम बन चुकी थी। मैं क्या करूं? इस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब देवर को भी ये खबर मिली तो काफी गुस्सा हुआ। वो पहले अपने भाई से बात करने लगा, लेकिन मेरे शौहर ने देवर पर गुस्सा किया और उसका भी फोन काट दिया। उसे तो ना ही अपनी माँ, बीवी और भाई की फिक्र थी और ना ही अपने बच्चे की। अब इस वक्त मेरे ऊपर क्या गुजरी थी वो बिल्कुल मैं भी बता नहीं सकती। इधर मेरा घर बिखर रहा था और दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां और मेरा बच्चा भी। अकेले कैसे इन सबको संभालती? मेरी सास ही तो
जो मुझे बार बार हिम्मत दे रही थी। मेरे माँ बाप को भी ये बात जब पता चली तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। मेरी सास के पास तो कोई लफ्ज ही नहीं थे। मेरी सिर्फ अपनी गर्दन झुकाकर खड़ी थी, क्योंकि इनके बेटे की जो गलती थी, मेरे माँ बाप ने मुझे अपने साथ चलने के लिए भी कहा, लेकिन मैंने इन्हें इनकार कर दिया। अब इसी तरह सोफिया की डिलीवरी का दिन भी आ चुका था। अब उसने बहुत सी प्यारी सी सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। अस्पताल से जब सोफिया को डिस्चार्ज किया गया तो उसे घर लाया गया तो उसको काफी अच्छे से देवर ने वेलकम किया था। ये देखकर मैं काफी खुश थी। देवर और सोफिया का देखकर मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी कि देवर सच में सोफिया से बेइंतहा मोहब्बत करता था, कि आंखों में सोफिया के लिए बेइंतहा मोहब्बत अच्छे से देख सकती थी। कुछ दिन बाद सोफिया की माँ बाप भी उसे मिलने के लिए आए। उसके बाप का देवर तो इस दिन अच्छा था, लेकिन माँ का जो रवैया था वो बेहद खराब था। वो तो बात बात पर हमारी बेइज्जती कर रही थी। हम बस देवर की वजह से चुप थे। सोफिया के माँ बाप पहले तो बहुत ही गुस्से हुए थे, लेकिन बच्ची की खुशी में उन्होंने उसे माफ कर दिया। अब सोफिया की माँ हफ्ते में 2-3 बार हमारे घर पर आया जाया करती थी, लेकिन एक दिन सोफिया की माँ को मैं कमरे में चाय के लिए देने जैसे ही मैं कमरे की तरफ बढ़ी, तभी बाहर से सोफिया की माँ की आवाज आने लगी। वो अपनी बेटी से बार बार कह रही थी कि तू इस शादी को खत्म कर दे। तू इन्हें क्या देखकर इस लड़के से शादी की थी? वो तेरी जिंदगी खराब कर देगा। और अभी तो तेरी जेठानी का भी खर्चा तेरा शौहर ही उठा रहा है। उसके बच्चे की भी जिम्मेदारी वो ही करेगा, क्योंकि इसका शौहर इसे छोड़कर जा चुका है किसी और औरत के साथ। मेरे शौहर का नाम सुनकर उसने जो किया, वो सारी बातें सुनकर फिर से मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये तो अच्छी बात कही थी उस औरत ने। इतने महीनों से मेरा देवर ही मेरा खर्चा उठा रहा था। मेरे शौहर को तो मेरी कोई भी फिक्र नहीं थी। सोफिया की माँ अब दिन रात सोफिया के कान भरा करती थी, जिसकी वजह से फिर एक दिन ऐसा भी आया कि सोफिया ने अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ बाप के घर चली गई। देवर ने बहुत रिक्वेस्ट की सोफिया के आगे, लेकिन सोफिया का कहना था कि वो अभी जिंदगी जीना चाहती है, अभी वो सब जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती, और बच्चे की जिम्मेदारी तो खास तौर पर। उसके बाद सोफिया ने कुछ दिन के बाद देवर को तलाक के पेपर भी भेज दिए। देवर देना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो सोफिया से बेइंतहा मोहब्बत करता था। मैं और मेरी सास इस बात को अच्छे तरीके से जानती थी कि सोफिया किस टाइप की लड़की है और वो गुजरती भी कभी नहीं चला सकती, लेकिन देवर की खुशी के आगे हम लोग चुप थे। सास को भी अपने बेटे के लिए काफी दुख हो रहा था। अभी एक दिन हमें खबर मिली कि सोफिया ने किसी अमीर लड़के से शादी करने वाली है। खैर, इस खबर से देवर पूरे तरीके से टूट चुका था। उसने इस दिन सोफिया को काफी समझाया, लेकिन सोफिया की बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। हर देवर ने इससे तलाक दे दिया। अब एक बार फिर से मेरे ऊपर क़यामत छा पड़ी थी। अब मैं एक बच्ची नहीं बल्कि 2-2 बच्चों की जिम्मेदारियां संभाल रही थी, और साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी। मेरे माँ बाप जब भी ये बात सुनते, वो अक्सर मुझे आकर कहा करते कि तुम घर बैठ वापस आ जाओ, हम तुम्हारा खर्च उठा लेंगे। अब मैं उनको इनकार कर देती। अब मैं अपने बच्चे के साथ साथ देवर की बच्ची को भी दूध पिलाया करती थी, क्योंकि उसको माँ की जरूरत थी। देवर की बच्ची भी देखने में बहुत ही ज्यादा मासूम थी। उसकी खूबसूरती का क्या ही कहना। अब देवर जब भी घर वापस आता तो अपने बच्चे के साथ साथ मेरे बच्चे के लिए भी खिलौने लेकर आता था। ये देखकर मैं काफी खुश होती थी, क्योंकि मेरे शौहर ने कभी भी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। अगर आज मेरा शौहर यहाँ होता तो वो भी अपने बच्चे के लिए खिलौने लेकर आता। इस तरह का माहौल देखकर मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे थे। जो हक उसके बाप का था वो आज मेरा देवर निभा रहा था। 2-2 बच्चों को संभालना अब अकेली औरत के लिए बड़ा ही मुश्किल वाली बात होती है, और साथ ही पूरे घर को संभालना। अब इसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। कई दिन तक बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन इन दिनों देवर मेरा ही बड़ा ख्याल रखा करता था। वो हमेशा मेरे खाने पीने का बखूबी ध्यान रखता। उसने मेरे खाने पीने में कभी कोई चीज की कमी ना आने दी थी, क्योंकि उसे पता था कि मैं उसकी बच्ची की देखभाल कर रही हूँ। अक्सर वो मुझे कहा भी करता कि भाभी, अगर इस दिन मैं सोफिया से शादी ना करता तो आज मेरी ये जिंदगी बिल्कुल भी मेरा ये हाल ना होता, और ना ही मेरी बच्ची को अकेले माँ के बिना पलना पड़ता, आज एक दिन ना देखना पड़ता। अगर मैं इस शादी से ना करता, सच में सोफिया मेरे टाइप की लड़की बिल्कुल नहीं है। ये बात मुझे अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अब धीरे धीरे मेरा बच्चा तो बड़ा होने लगा था। मेरे देवर की जो बच्ची थी वो अभी काफी छोटी थी। मैं जब देवर के कमरे में बैठकर उस बच्ची को दूध पिलाती तो वो शर्म के मारे
बाहर चला जाता। अब इसी तरीके से पूरा 1 साल हम दोनों को भी हो चुका था।